तो we have already discussed the poetry book. All the poems have been completed, and I already discussed about the chapter novel book, that is the Prince of Zenda. Now only two things are remaining in secondary English. That is, first one is the chapters. We have to read it, and the second is the grammar. In grammar we have only narration to discuss. Otherwise there is nothing else. ठीक है, तो बस तो सिंपल कुछ चीज़ें रहती हैं. तो चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो 2 बुक तो ख़त्म होगी, तीसरी किताब की तरफ आ रहे हैं. तो जो प्रोस बुक कहलाती है हमारी, चैप्टर बुक कहलाती है, इसमें कुछ चैप्टर्स हमारे पास हैं. चैप्टर 1 को छोड़कर मैं चैप्टर 2 पर आ रहा हूँ. ठीक है, सिंस के जो है वो आज जो है वो हमारे पास कश्मीर डे भी है. ठीक है, तो सवाले से कोई पॉलिटिकल टाइप का चैप्टर मैं ढूंढ रहा था, तो सवाले से ये चैप्टर हम इसको डिस्कस करेंगे. दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 इन योर बुक ना. तो सीक्वेंस के लिहाज से सेकेंड चैप्टर है ये हमारे पास. एंड द चैप्टर नेम इज़ रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट. तो काफ़ी बड़ा नाम है इस चैप्टर का, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट. रिफ्लेक्शंस का मतलब रोशनी डालना, अक्कासी करना या नज़र करना किसी तरफ. रीअवेकनिंग फिर से बेदार होना, दोबारा से जागना. एक होता है अवेकनिंग, मतलब जाग जाना. और सोया हुआ बंदा, एक बार बंदा जागने के बाद दोबारा सो जाए और फिर अगेन जागे, तो उसको रीअवेकनिंग कहते हैं. फिर असर नौ बेदारी, फिर से बेदार होना. ईस्ट मतलब मशरिक़ की. तो अगर रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, इसको हम अगर कम्प्लीटली ट्रांसलेट करें उर्दू में, तो दोबारा से उभरते हुए मशरिक़ की जानिब एक नज़र, या फिर से उभरते हुए मशरिक़ की जानिब एक नज़र. सो ये एक चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे. हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल टाइप का एक चैप्टर है जिसको लिखने वाले हैं बर्ट्रैंड रसल, जो ऑथर हैं. और इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर इन योर प्रोस ना. एंड इट नीड्स गट्स टू टीच, एंड इट नीड्स गट्स टू स्टडी एज वेल. ठीक है, दैट्स वाई आई जस्ट मतलब टुक दिस चैप्टर ना. अदरवाइज स्टोरी वाइज भी डिवोटेड फ्रेंड और 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटअप वगैरह है, बट वो ईजी है, मतलब कहानी किससे है वो तो हो ही जाएगा. ठीक है, तो एक मुश्किल चैप्टर मैंने निकाला है, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट. मशरिक़ से उभरते हुए या दोबारा से उभरते हुए मशरिक़ की जानिब एक नज़र. मशरिक़ क्या है, मगरिब क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो ये शख्स जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, बर्ट्रैंड रसल, ये कौन है, इनके बारे में पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह इनकी देखेंगे. ऑथर की जो MCQs में भी आ सकती हैं आपके. ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू द ऑथर पे डिस्कस करेंगे कि तो बर्ट्रैंड रसल कौन थे. तो ही वॉज बॉर्न इन 1872 इन इंग्लैंड. बर्ट्रैंड रसल पैदा हुए थे 1872 में, 1872 में इंग्लैंड में पैदा हुए. ठीक है, इंग्लिस्तान में ये पैदा हुए. और ये 1872 में इनकी पैदाइश हुई. इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश पर्सन थे. एक ऑथर तो थे ही, वो राइटर तो थे. राइटर होने के साथ ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर एज वेल. ये एक मैथमेटिशियन भी थे, माहिर रियाजी भी थे, रियाजी के माहिर थे, और साथ में एक फ़िलोसोफ़र भी थे, फ़लसफ़ी भी थे. मैथमेटिक्स में भी कमांड हासिल था इनको, और फ़लसफ़ी थे, फ़िलोसोफ़र थे. और इन्होंने एक किताब लिखी, ही रोट प्रिंसिपिया मैथमेटिका. इनकी जो मशहूर किताब है मैथमेटिक्स के हवाले से, उन्होंने न्यूटन की किताब की शरह लिखी थी. न्यूटन की किताब थी जिसमें उन्होंने मैकेनिक्स की रूल्स वगैरह, जो लॉज ऑफ मोशन है वो बताए थे. उसका नाम सिर्फ प्रिंसिपिया था. प्रिंसिपिया न्यूटन की मशहूर किताब थी वो. तो उस किताब की जो समरी थी वो प्रिंसिपिया मैथमेटिका, तो वो बर्ट्रैंड रसल साहब ने लिखी. जो ऑथर थे तो मतलब मैथमेटिशियन तो थे ही, साथ में फ़िलोसोफ़र भी थे, राइटर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, एक वर्सटाइल पर्सनालिटी थे, एक मल्टी डायमेंशनल जैक ऑफ ऑल ट्रेड कह सकते हैं. इस तरह की शख्सियत गुजरी है इंग्लैंड के अंदर, और एक बड़े राइटर हैं और एक बड़ा नाम है इंटरनेशनल लिटरेचर फ़िलासफ़ी में इनका. इनकी एक अच्छा रिलीजियसली क्या थे, बाय बर्थ ही वॉज अ क्रिश्चन. बाय बर्थ ही वॉज अ क्रिश्चन. पैदाइशी तौर पर तो क्रिश्चन थे चूँकि इनके अम्मी अब्बू क्रिश्चन थे. बट आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया था कि क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया था. मतलब क्रिश्चियनिटी को, ईसाइयत को उन्होंने छोड़ दिया था और अथीस्ट बन गए थे. अथीस्ट के बारे में मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया है. द वन हु डजेंट बिलीव इन एनी गॉड, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ कॉल्ड अथीस्ट. और काफ़ी कट्टर अथीस्ट ये बने थे. और क्रिश्चियनिटी को छोड़ने के बाद इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, कि मैं क्यों एक ईसाई नहीं हूँ. तो इस पर उन्होंने पूरी किताब लिखी थी जो सारी दुनिया में फेमस है. क्रिश्चियनिटी पर बहुत बड़ा किला अटैक है वो किताब, जो बर्ट्रैंड रसल ने लिखी थी अपनी पैदाइशी रिलीजन पर. बाद में उन्होंने कोई मज़हब ज़िंदगी पर फॉलो नहीं किया. ठीक है, तो एक अथीस्ट थे ये. ठीक है, तो बर्ट्रैंड रसल. बट हम उनके रिलीजियस व्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले नहीं हैं. हम इनकी जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अच्छा, इनकी एक और मशहूर कैरेक्टर की ख़ास बात इनकी है, पैसिफिस्ट हैं ये. ही वॉज अ पैसिफिस्ट.
नाउ विच टाइप ऑफ पर्सन इज़ अ पैसिफिस्ट? द वन हु हेट्स वॉर। जिस शख्स को जंग से नफरत होती है या जो शख्स जंगों को पसंद नहीं करता उसको हम कहते हैं पैसिफिस्ट। सो ही वॉज एक्चुअली अ वॉर हेटर। इसको जंगों से नफरत थी, इसे जंगें पसंद नहीं थी, तो हम कह सकते हैं कि ही वॉज अ पैसिफिस्ट। वो एक पैसिफिस्ट थे, वो जंगों से नफरत करते थे, जंगें उनको पसंद नहीं थी किसी भी तरह से। इसी वजह से उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों वॉर्स को उन्होंने अपोज़ किया। वर्ल्ड वॉर 2 को तो बहुत ज़्यादा अपोज़ किया जब इंग्लैंड ने उस पर शिरकत की, जंग अजीम दोयम को। ठीक है, तो बर्ट्रैंड रसल जंग से बड़ी नफ़रत क्या करते थे, जंगों को वो अच्छा नहीं समझा करते थे। वो बिल्कुल जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक नज़्म भी जो वो लिखी है यहाँ पर राइट हैंड पे आपको यहाँ पर मिलेगी। साहिल लुधियानवी वॉज एक्चुअली एन इंडियन पोएट एंड ही रोट अ पोम अगेंस्ट वॉर ना। तो जिससे पहले मैं पढ़ता भी रहता हूँ क्लासरूम के अंदर कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। तो ये जंगों के ऊपर ही था कि जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं, जंग तो खुद ही एक मसला है ना। वॉर इज़ इटसेल्फ अ प्रॉब्लम, हाउ कैन यू सॉल्व, हाउ कैन यू फाइंड अ सॉल्यूशन इन वॉर। अगर हम कहते हैं कश्मीर डे है और कश्मीर आज़ाद हो गया जंग से, तो जंग तो खुद ही एक मसला है, तो वो मसले कश्मीर प्रॉब्लम का हल थोड़ी ना दे सकती है वो चीज़। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की और अबाउट द ऑदर। बड़े मशहूर कोटेशंस वगैरह फेसबुक में और इधर उधर आपको इनके मिलते हैं, लिखे रहते हैं, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी बातें ये करते हैं। वो कहते थे इफ़ 1 मिलियन पीपल से अ फूलिश थिंग इट विल रिमेन अ फूलिश थिंग, कि अगर 1 लाख लोग मिलकर भी एक बेवकूफ़ाना बात करेंगे तो वो बात बेवकूफ़ाना ही रहेगी। 1 लाख लोगों के बोलने से वो बात सच्ची नहीं हो जाती है। अगर बात फूलिश है ना, तो वो 10 लाख के लोगों के बोलने पे भी फूलिश है। वो एक बंदे की, और अगर कोई एक बंदा सही बात कर रहा था वो सही है। तो ये इनके कोटेशंस थे बड़े मशहूर। वो कहते थे कि द ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न इग्नोरेंट बट दे आर मेड स्टूपिड बाय एजुकेशन, कि इंसान जाहिल पैदा हुआ यकीनन, लेकिन स्टूपिड बेवकूफ़ कब बना? तालीम हासिल करने के बाद। स्टूपिड और मतलब उसमें फ़र्क होता है इग्नोरेंट में। बच्चा पैदा होता है तो इग्नोरेंट होता है, उसको चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। स्टूपिड कब बनता है? जब वो एजुकेशन हासिल कर लेता है। स्टूपिड मतलब पढ़ा लिखा है, जिसको बेवकूफ़ कहते हैं उसको। तो ये इस तरह से आइंस्टाइन की तरह ये भी फॉर्मल एजुकेशन के उतने ज़्यादा वो नहीं थे। वो कहते थे जब उसको रोबोट तैयार करते हैं उसके अलावा और कुछ तैयार नहीं करते। और ये कहा करते थे कि, और ये इनके एक मशहूर कोटेशन मैंने यहाँ लिखे, द होल प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज दैट फूल्स आर फैनेटिक्स आर ऑलवेज बी सर्टेन टू ऑफ देमसेल्व्स एंड वाइजर पीपल आर सो फुल ऑफ डाउट्स। क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जितने बेवकूफ़ लोग हैं उनको अपनी बेवकूफ़ी पर 100% भरोसा है, और जो अक्लमंद लोग हैं उनको अपनी अक्लमंदी की बातों पर भी शक है। बेवकूफ़ अपनी बेवकूफ़ी की बातें धड़ल्ले से कर देता है, ये उसको सब पता है, लेकिन अक्लमंद बंदा सोच विचार के बात करता है जिसको उसको शक है अपनी अक्लमंदी की बातों पे। यही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बेवकूफ़ को अपनी बेवकूफ़ी पर तो पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन अक्लमंद को अपनी अक्लमंदी पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है आज के दिनों में। ठीक है, तो ये बड़ी गहरी बातें ये किया करते थे। तो और दुनिया के बारे में बड़ा नज़रिया था इनका। तो हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो उन्होंने लिखा है। ठीक है, अबाउट, ठीक है, समझ में आ गया ऑथर की इंट्रोडक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं MCQs के वाले से, बस आपको याद रखने, जो पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है, और कुछ बात समझ आए? क्लियर? नेक्स्ट थीम क्या है इस चैप्टर का, कि क्या, चूँकि चैप्टर तो काफ़ी लॉन्ग है, तो थीम क्या है इस चैप्टर का कि बर्ट्रैंड रसल इज़ होपफुल रिगार्डिंग द अपकमिंग डेवलपमेंट ऑफ एशियन कंट्रीज़ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ही इज़ गिविंग एडवाइसेस टू द एशियन नेशंस इन दिस चैप्टर। मतलब बर्ट्रैंड रसल होपफुल है, पुरुम्मीद है कि एशियन कंट्रीज़ आगे जाकर हाईली डेवलप्ड होंगी और डेवलप्ड सोसाइटीज़ बनेंगी। मशरक़ी ममालिक, एशियाई ममालिक, जंग अज़ीम दोयम के बाद से वो बड़े होपफुल रहे थे एशियन नेशन से। और वो इस चैप्टर के अंदर क्या कर रहे हैं? एडवाइसेस दे रहे हैं, नसीहतें कर रहे हैं एशियन कंट्रीज़ को कि वो किस तरह से अपनी इस डेवलपमेंट को आगे लेकर जा सकते हैं और अपनी आज़ादी को बचा सकते हैं। तो हमेशा से एक बड़े कह लेना कि एक वकालत करते रहे, ये एडवोकेसी जिसको हम कहते हैं, एडवोकेसी करते रहे, वकालत करते रहे ईस्टर्न नेशंस की, एशियन नेशंस की। और हमेशा उन्होंने, बर्ट्रैंड रसल ने एशियन नेशन से अच्छी उम्मीद रखी, अगरचे वो खुद वेस्टर्न नेशन के थे, यूरोपियन थे, लेकिन एशियाई ममालिक से, सब कॉन्टिनेंट जैसे हो गए, चाइनीज़ कंट्रीज़ हो गए, अफ्रीकन नेशंस हो गए, इनसे बहुत ज़्यादा उनको दिली हमदर्दी थी और वो चाहते थे कि वो किसी तरह से डेवलप्ड सोसाइटीज़ के अंदर उनका क़याम हो, जो हमेशा से एक अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ रही हैं। इस चैप्टर के अंदर एशियन नेशंस को, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी एशियन नेशंस हैं, उनको वो एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरह से आप जो है वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और अपनी आज़ादी को बचा सकते हैं। और यही इस पूरे चैप्टर का थीम है, या सेंट्रल आइडिया है, या समरी है, खुलासा है जिसको हम कह सकते हैं। बाकी बात तो बहुत सारी करेंगे, तो मैं इसमें थीम बता रहा हूँ उसके अंदर क्या थीम दी गई है। तो इसमें कोई कहानी और किस्से नहीं है, बल्कि एक समझने और सोचने वाली बात है।
अकल लगाने वाली बात है जिसको हम कह सकते हैं। बस हम आगे थीम क्या है चैप्टर का, क्या कर रहे हैं वो होपफुल हैं एशियन नेशन से और उनको एडवाइस कर रहे हैं कि वो किस तरह से डेवलप हो सकेंगी, तरक्की हासिल कर सकेंगी। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ें। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना फर्स्ट आज हम एक ही पैराग्राफ इसका डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी स्लो पेस पे ये चैप्टर निकलता है। तभी मैंने शुरू में ये चैप्टर्स वगैरह नहीं पढ़े आपको, चूँकि मैं चाह रहा था कि अच्छी 2 किताबें ख़त्म कर लें, फिर तीसरी आराम से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है। तो वर्ल्ड मैप को अगर आप देखेंगे, दुनिया के नक्शे को अगर आप देखेंगे, तो दुनिया को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कि वेस्टर्न पार्ट होता है और एक ईस्टर्न वर्ल्ड होता है। मशरक़ी दुनिया और मगरबी दुनिया बड़ा आपने सुना होगा, मशरक़ी तहज़ीब, ईस्टर्न सिविलाइजेशन, मशरक़ की अक़दार, मशरक़ की वैल्यूज़ और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो ईस्ट और वेस्ट हमारे बच्चों को ना माइंड में नहीं रहता कि किस कंट्री से मुराद वेस्ट ली जाती है। हम बस नॉर्मली कहते हैं वेस्ट मतलब गोरे जो है वो वेस्ट हैं, और ईस्टर्न मतलब जो कि पाकिस्तान वगैरह इस तरह की कंट्रीज़ ईस्ट हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड से मुराद अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका, पूरा नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में आता है। और यूरोप का ये वाला पोर्शन, ये पूरा वेस्टर्न आता है, जो ग्रीन से आपको दिख रहा है सारा। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया, अगरचे ईस्ट की तरफ आपको मिल जाए, लेकिन ये भी हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में ही हम उसको शुमार करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन वेस्टर्न वर्ल्ड, मगरबी दुनिया। और जब इन कंट्रीज़ का नाम आता है ना, तो वैसे भी डेवलपमेंट जहन में आती है। अगर कोई नॉर्थ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का है, कनाडा का है, या ऑस्ट्रेलिया का है, या न्यूजीलैंड का है, या यहाँ पर मौजूद इंग्लैंड का है, जर्मनी का है, फ्रांस का है, स्पेन का है, इटाली का है, स्वीडन का है, डेनमार्क का है, इस तरह से नॉर्वे का है। तो इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर आपको जहन में ना हर बच्चे के डेवलपमेंट है कि नाम सुन के कि हाँ सर आँख बंद करेंगे और पता लगेगा बिल्डिंगें दिखाई देंगी आँख बंद करके। और अगर कोई ईस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज नहीं दिखाई देंगे आपको। कुछ हैं इसमें डेवलप्ड आज जाकर, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। मतलब ये 1950s में जब इस चैप्टर को लिखा जा रहा था, 1952 में, 1952 में इसको पब्लिश किया गया 1952 में, उस वक्त ये सारे ही कंट्री जो है ना वो प्रॉस्पेरस नहीं थे। उस वक्त ना तो चाइना में कम्युनिज्म आने के बाद बहुत बड़ा इंकलाब आया था, उस वक्त ना तो सऊदी अरब के अंदर मिनरल ऑयल की डिस्कवरी हुई थी और सऊदी अरब इतना बड़ा मुल्क बना था। उस वक्त सारे गरीब थे, पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड। तो चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, चाहे वो अफगानिस्तान, ईरान, इराक हो, कोई भी हो, सब ये सारे ईस्टर्न वर्ल्ड में आ जाते हैं। जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ मोस्टली आपको मिलेंगे, कुछ हिंदू और क्रिश्चन और चाइनीज़ टाइप की कंट्रीज़ भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो जहन में ये बात डिस्कस करनी है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड से क्या मुराद है, मशरक़ी दुनिया और मगरबी दुनिया। जहन में एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपका कि जब मैं मशरिक़ बोलें, जब ये बटन नस्ल, तो उससे क्या मुराद ले रहे हैं, और जब मगरिब बोलें तो उससे क्या मुराद ले रहे हैं। ठीक है, तो मगरिब से मुराद सारे डेवलप्ड नेशन, ईस्टर्न, और मशरिक़ से मुराद, ईस्टर्न वर्ल्ड से मुराद अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ 1950 के अकॉर्डिंग, 52 के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी तो जाकर ईस्टर्न वर्ल्ड में भी कुछ कंट्री हैं जो बहुत आगे निकल चुके हैं, जैसे चाइना है, जापान है, हांगकॉन्ग है। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे अंडर डेवलप्ड आज भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे कंट्रीज़। ठीक है, बात समझ में आगे। ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड से क्या मुराद है कि हाउ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 2 पार्ट्स। क्लियर है? नहीं, वो ईस्ट में ही रहेंगे, वेस्ट में नहीं जाएंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड से मुराद ना तरक्की याफ्ता ममालिक है नहीं, वो असल में ये 100 साल पहले ये इस्तिलाह निकाली गई थी। तो अब जो वेस्ट है वो वेस्ट ही रहेंगे, ईस्ट वाले ईस्ट ही रहेंगे, भले वो डेवलप्ड ही क्यों ना हो जाए। देखिए चाइना भी मशरक़ी है, हम कहते हैं ना मशरिक़ मगरिब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मशरिक़ में पावर नहीं है, बट चाइना तो पावरफुल है जबकि वो मशरिक़ में। तो क्या अब जाकर चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। बट 1952 के तनाजुर में अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगे 1952 में। तो उस वक्त और उसी लिहाज से चूँकि बटन नस्ल ने उसी दौर में ये चैप्टर लिखा 1952 में, और उसी दौर की बातें भी होंगी। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या डिस्कस करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सबसे पहले वो ये बताते हैं कि पावर जो है ना वो क्या एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजी नहीं है, पावर कांस्टेंट नहीं है, पावर वेरिएबल है जो ट्रांसफ़र होते रहती है, कभी इस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, कभी उस पार्ट में। ईस्ट से वेस्ट में पावर की ट्रांसफॉर्मेशन होती रही है, हमेशा होती रही है। कभी कोई ऊपर आया, कभी कोई ऊपर आया, हर दौर में तब्दीली आती हैं, चेंजेस आती रहती हैं। कभी कोई एक कंट्री हमेशा से पावरफुल नहीं था, बल्कि पावर ट्रांसफ़र होती रहती। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था मुसलमानों के बारे में, किस जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो मुसलमान कभी डूबते हैं, कभी उभरते हैं, कभी डूबते हैं, कभी उधरते हैं। इस तरह दुनिया की सिविलाइजेशन डूबती उभरती रहती है। तो 2000 साल की तारीख़ एक पैराग्राफ के अंदर ये बता रहे हैं, 2000 ईयर्स की तारीख़ बता रहे हैं कि पावर हमेशा वेस्टर्न कंट्री के पास नहीं रहेगी जैसे आज है। हम पावर वेस्ट से इसमें ट्रांसफ़र हो सकती है, जैसे इससे पहले भी हुई। तो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो किस तरह से पावर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। सबसे पहले ईस्ट से स्टार्ट करते हैं कि इन द अर्लीस्ट हिस्ट्री, शुरुआत की तारीख़ में द ईस्ट प्रीडोमिनेटेड,
मशरिक़ को गलबा हासिल था, मशरिक़ी ममालिक सबसे। जब से हिस्ट्री लिखी जानी शुरू की गई ना, हमें मतलब 2-2,500 साल पुरानी हिस्ट्री ही हमें पता है। तो जब हिस्ट्री लिखी गई, जब तारीख़ को लिखा जाना शुरू किया, इंसान तो बहुत पहले से दुनिया में था, लेकिन तारीख़ें लिखी नहीं जाती थी। जब से तारीख़ें या हिस्ट्री लिखनी शुरू की गई और हमने हिस्ट्री की किताबों में देखा कि सबसे पहले कौन डोमिनेटेड था, तो सबसे पहले ईस्ट को, मशरिक़ को गलबा हासिल था। मशरिक़ सबसे ज़्यादा पावरफुल था वेस्ट से ज़्यादा। इट वॉज बोथ मोर सिविलाइज्ड एंड मोर पावरफुल दैन द वेस्ट। वो मगरिब से ज़्यादा सिविलाइज था, तहजीब याफ्ता था, और मगरिब से ज़्यादा वो पावरफुल था, ताकतवर भी था। दोनों से, मतलब मशरिक़ से ज़्यादा पावरफुल भी था और मगरिब से ज़्यादा वो तहजीब याफ्ता भी था। दोनों चीज़ें थी। अब वो ईस्ट में कौन से नेशंस थे जिनकी बात कर रहे हैं, काफ़ी पुराने हिस्ट्री में जाएंगे। तो इराक, जो आज आपका कंट्री इराक कहलाता है ना, इराक को पहले हम मेसोपोटामिया कहा करते थे। मेसोपोटामिया वॉज द ओल्ड नेम ऑफ इराक। तो इस मेसोपोटामिया में ना 2 तरह के, मतलब कह लें कि दरिया बहा करते थे, आज भी बहते हैं, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, दरियाए दजला और दरियाए फ़िरात, नहर फ़िरात, नहर दजला जिसको कहा जाता है। तो वो इराक का ही है। इराक का पहला नाम मेसोपोटामिया था। तो इंसानों ने सबसे पहले क्या किया कि इसी दरियाए दजला और फ़रात के किनारे अपनी जो है ना, वो शहरें बसाने शुरू की गई, और आखिरकार यहाँ पर सिविलाइजेशन को, तहज़ीब को उरूज मिलना शुरू हुआ। दुनिया में सबसे पहले यहाँ पर आबादी शुरू हुई, ठीक है, मेसोपोटामिया में, दरियाए दजला और फ़रात के नहर के किनारे। और एक इसको फर्टाइल क्रिसेंट कहा जाता था। जैसे चांद जैसा आपको ये दिख रहा है ना, एक न्यू मून जैसा आपको ये दिख रहा है ग्रीन कलर का, तो ये फर्टाइल क्रिसेंट कहा करते हैं इसको हिस्ट्री में। क्रिसेंट हिलाली चांद को कहा जाता है, पहला चांद जो होता है ईद का चांद जैसे। तो इस तरह से ना पूरी हरियाली थी। तो यहाँ पर पहले जो है ना शहर बसे। इनमें से यहाँ पर एक जेरिको लिखा हुआ है। जेरिको वॉज द फर्स्ट सिटी विच वॉज डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया का पहला शहर जो बना ना, इंसानों ने बनाया, वो जेरिको था। द फर्स्ट वर्ल्ड सिटी, जिसको चारों तरफ दीवार से घिरा गया। वरना इंसान पहले शहरों में नहीं रहता था, गारों के अंदर इधर उधर भटकता था। जेरिको में इंसान ने आज से 3000 साल पहले, उससे पहले पहला शहर बसाया जेरिको में। और इस तरह से ये पूरा फर्टाइल क्रिसेंट जो है ना वो शुरू हुआ। अच्छा, तो फर्टाइल क्रिसेंट बना और पहले शहर यहाँ पर बनना शुरू हुए, ठीक है। तो जेरिको जो पहला शहर था, पहला सिटी था। बाकी इस तरह से रिवर नाइल के पास भी कुछ शुरू में इजिप्शियन, आपने सुना होगा, इजिप्शियन हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है, ममीज़ वगैरह जो निकलती हैं वहाँ से, पिरामिड्स वगैरह जो बने हुए। तो नाइल पे भी, दरियाए नील के किनारे भी, मतलब इंसानों ने दरिया के किनारे अपनी पहली जो है ना आबादियाँ बसाई, ताकि खेती बाड़ी करने में, एग्रीकल्चर करने में, फार्मिंग करने में इंसानों को आसानी हो। और इस तरह से दुनिया में हिस्ट्री की शुरुआत हुई। और यहाँ पर मेसोपोटामिया में बड़े बड़े शहर बसने शुरू हो गए, आबादियाँ आनी शुरू हो गई। सुमेरियन सिविलाइजेशन, असीरियन सिविलाइजेशन, अकेडियन सिविलाइजेशन, तो ये सब अलग अलग थे। सुमर का शहर, तो उसमें सुमेरियन रहा करते थे। सुमेरियंस ने, आपको ना ये 2 लाइन सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये सब मैं ऐसी स्टोरी बता रहा हूँ, मैंने ये 2 लाइन समझ में आनी चाहिए। बाकी मैं बता रहा हूँ 2 लाइन के तनाजुर में बर्ट्रैंड रसल कह रहे हैं आपसे। तो सुमेरियंस जो थे, उन्होंने दुनिया की पहली ईजाद की, द फर्स्ट इन्वेंशन दैट वॉज व्हील, पहिया, तो दुनिया की पहली ईजाद थी। तो वो मेसोपोटामिया में रहने वाले लोगों ने बनाया। सुमेरियंस कहलाते थे उन लोगों को। और इस तरह से यहाँ पर शुरुआत हुई। इस तरह से एक और दरिया था, दरियाए सिंध था। उसके आगे दरियाए सिंध में भी पहली इंसानों ने जो है वो आबादियाँ बनाने शुरू की। दैट इज़ द फेमस पिक्चर यू हैव ऑलरेडी सिटी सीन, मोहनजोदड़ो, द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो इन सिंध, इन पाकिस्तान, जो कि ये कदीम एक शहर था। हमने किताबों में बहुत पढ़ा है मोहनजोदड़ो के बारे में, मुर्दों का टीला, द माउंट ऑफ द डेड। ये ईस्ट को मतलब गलबा हासिल था। हम पढ़ते थे क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है कि इसके वेल डेवलप्ड सिटी था उस ज़माने में भी है, जहाँ पर रोड्स बने हुए थे और तमाम चीज़ें थी, तमाम आसाइशें थी। तो वो ईस्ट में मतलब सबसे पहले, जैसे आज हम कहते हैं ना ईस्ट बहुत आगे नहीं है, बट शुरू में तो ईस्ट ही आगे था। मशरिक़ी मगरिब को तो कोई नहीं जानता था। बात समझ में आ गई क्या मतलब इसमें, इस पैराग्राफ के शुरू की तारीख़ में मशरिक़ को गलबा हासिल था, और वो तहज़ीबी तौर पर और पावर के लिहाज से भी दूसरों से ज़्यादा कदीम था। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें लोगों ने यहाँ पर उस दौर में बनाई, जो कि कुछ अभी मौजूद हैं और कुछ मिट चुकी हैं, कुछ की निशानियाँ, चूँकि बहुत पुराना, हज़ारों साल पुरानी। उसके बाद द वेस्ट एक्वायर्ड द लीड इन सिविलाइजेशन विद द राइज ऑफ ग्रीस। फिर आखिरकार मशरिक़ के बाद मगरिब को गलबा हासिल होना शुरू हुआ। चूँकि मशरिक़ और मगरिब के बीच में एक सिटी था टर्की के अंदर, आयोना उसका नाम था। आयोना सिटी में क्या हुआ कि मशरिक़ के लोग तिजारत करते थे मगरिब के लोगों से, और अपनी किताबें भी वो बेचा करते थे वहाँ पर। तो मगरिबी लोगों ने मशरिक़ की किताबों को पढ़ना शुरू किया, और पढ़ने के बाद उनके अंदर इस तरह से मशरिक़ की नॉलेज मगरिब में ट्रांसफ़र हुई, और मगरिब को उरूज आना शुरू हुआ। और किसके साथ? सिविलाइजेशन, तहज़ीब में उनको बुलंदी कब मिली? विद द राइज ऑफ ग्रीस। ग्रीस यूनान को कहा जाता है ना, ग्रीक लोग जहाँ रहते हैं, यूनानी। तो यूनान का उरूज हुआ।
फिर आखिरकार फाइनली ईस्ट डाउन हुई और मगरिब ऊपर होना शुरू हो गया, जो कि ग्रीस इज़ अ कंट्री इन यूरोप, मगरिब वेस्टर्न वर्ल्ड में है। और वहाँ पर 3 बड़े फ़िलासफ़र हैं जो पिलर्स ऑफ फिलोसफी जिसको हम कहते हैं, जो यहाँ पर पिक्चर्स में आपको दिख सकते हैं। द फर्स्ट वन द सोक्रेटिस, एंड सोक्रेटिस या सुकरात जिसको हम कहते हैं, द फर्स्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में इसको कहा जाता है, सोक्रेटिस। देन सोक्रेटिस के स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिख सकते हैं प्लेटो, जिनको अफलातून कहते हैं, ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसोफर, क्योंकि पिक्चर्स उस दौर में नहीं थे तो स्कल्पचर्स वगैरह बना करते थे। प्लेटो जिन्होंने डेमोक्रेसी की टर्मिनोलॉजी दी, और प्लेटो ने दुनिया का पहली दरसगाह, दुनिया का पहला स्कूल बनाया, दैट इज़ कॉल्ड एकेडमी। ये एकेडमी की पिक्चर आपने कभी इस तरह देखी होगी, दिस इज़ कॉल्ड द एकेडमी, इस्टेब्लिश्ड बाय प्लेटो। द फर्स्ट स्कूल एग्जिस्टेड नियरली 3000 ईयर्स अगो। ठीक है, इस तरह से प्लेटो का शागिर्द था दैट इज़ एरिस्टोटल, अरस्तु ना, बहुत नाम सुना होगा आपने इसको। अरस्तु भी एक ग्रीक फिलोसफर, तीनों दूसरे के शागिर्द हैं। प्लेटो का ये मतलब सोक्रेटिस के शागिर्द प्लेटो है, प्लेटो का शागिर्द एरिस्टोटल है, अरस्तु है, जिसने साइंस की बुनियाद डाली, साइंस को स्टार्ट किया, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज की, बायोलॉजी के बारे में चीज़ों को इनिशिएट किया इसमें। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्रीस को, वेस्टर्न वर्ल्ड को उरूज होना शुरू हुआ इन फिलोसफर्स की किताबों की वजह से, इनकी बातों की वजह से, इनकी हिकमत की वजह से। ठीक है, और उन्होंने जो एकेडमी बनाने शुरू की तो पावर ईस्ट से वेस्ट में ट्रांसफर हुई, तहजीब में बुलंद होना शुरू हुई, ग्रीक सिविलाइजेशन पूरी एक बनी, जिसमें हमने ग्रीक मैथोलॉजी वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसकी पढ़ी हैं, उनकी कहानियाँ, उनके किस्से, उनकी स्टोरीज। समझ में आ गई बात? सर ईस्ट के पास कितने साल तक पावर आ रही? ईस्ट के पास कितने साल तक रही? जितने को जब से ईस्ट के पावर ना रियली 500 ईयर्स तक इनके पास रही थी, ईस्ट के पास 500 साल तक पावर रही, फिर वो अगले 500 सालों के लिए जो है ना वो फिर वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, मतलब अगर मैं एयर पे नहीं जा रहा ना, चूँकि वो फिर ना वो PhD बन जाएगा लेक्चर ना, मुताला पाकिस्तान, तो वो मैं नहीं चाह रहा उसको बनाना कि मुताला बना दो मैं उसको, वो वैसे ही उसमें डेट याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें और ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उस तरफ लेकर नहीं जाना चाहता, बस आप एक सेंस बना लेंगे पहले कौन बाद में कौन, क्योंकि पूछेंगे भी नहीं आपसे, क्योंकि एयर तो मैं मेंशन करूँ तो इतने से इतना, बट आप कौन याद रखे उसको। ठीक है, जगह वो स्लाइटली बोरिंग होता है, मैं तो इसलिए मैं याद नहीं करवाता, मैंने इससे पहले भी आपको बताया। एंड इन पावर विद द कंक्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब तहजीब में बुलंदी हुई। ग्रीस सिर्फ तहजीब में ही ऊपर नहीं गया, सिविलाइजेशन के साथ पावर में भी ऊपर गया विद द कंक्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब सिकंदर आज़म ने अपनी फतूहात को शुरू किया। एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट, ही वॉज द ग्रेट वॉरियर, ही वॉज द किंग ऑफ ग्रीस, यूनान का बादशाह, सिकंदर यूनानी जिसको कहा जाता है। तो सिकंदर यूनानी जो था वो एक बहुत बड़ा बादशाह था, जिनसे पूरी दुनिया पर जिसकी हुकूमत थी। तो ये 16 साल का था कि जब ये दुनिया को फ़तह करने के लिए निकला, 16 साल का था, और उसने पूरी दुनिया को उसने जो है वो फ़तह किया। अभी मैं आगे इसकी मैप दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी सल्तनत इसने जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म ने फ़तह की। यूनान का रहने वाला था और उसने ग्रीस को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया अपनी इतनी बड़ी सल्तनत से। दुनिया में 3 बादशाह के बारे में कहा जाता है जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की है। फर्स्ट वन वॉज अलेक्जेंडर द ग्रेट, द सेकेंड वन वॉज चंगेज़ खान और गेंगिस खान, मंगोल वॉरियर, एंड द थर्ड वन वॉज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, बहुत बड़ी एक एरिया खित्ते पे थी। फर्स्ट नंबर पे लेकिन नाम सिकंदर आज़म का आता है, क्योंकि वो सबसे पहले थे, स्टार्ट में थे। और उन क्या कोटेशंस लिखी हुई इसमें कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की कोटेशन, मतलब ग्रेट की कोटेशन लिखी है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है उस शख्स के लिए जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है। तो ये तो हर इंसान कहता है, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। तो इस बंदे ने भी 16 साल की उम्र में वो निकला, और ये शागिर्द था किसका? एरिस्टोटल का, अरस्तू का शागिर्द था सिकंदर आज़म, और अरस्तू ने उसको तलवारबाजी और ये सारी चीज़ें सिखाई थी, टैक्टिक्स वगैरह, और इसने इस तरह से दुनिया में राज किया। मतलब ये पैदा यहाँ हुआ था मैसेडोनिया में, ग्रीस के पास ही है मैसेडोनिया, यहाँ पर पैदा हुआ, और यहाँ से उसने जो ग्रीन पोर्शन पूरा आपको दुनिया के नक्शे पे दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन पोर्शन यहाँ से लेकर कंप्लीट यहाँ तक, ये पूरा इसने जो है वो फतेह किया था। ग्रीन पोर्शन इस दुनिया के नक्शे पे, ये देखो यूरोपियन साइड भी दिख रहा है, अफ्रीकन साइड भी आपको दिख रहा है, और एशिया का भी अच्छा खासा एरिया इसके पास यहाँ पर मौजूद था। लेकिन उस वक्त नाम अलग अलग थे ना, एशिया माइनर, जैसे मीडिया कहा जाता था इस इलाके को, बैक्ट्रिया कहा जाता था इसको, जो आज है ना पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सबको मिलाकर बैक्ट्रिया कहा जाता था उस ज़माने में, सिकंदर आज़म के ज़माने में। तो यहीं पर जो है वो इंडिया यहाँ पर आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये दरियाए सिंध आ रहा है, रिवर इंडस यहाँ पर, और ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो इधर पर यहाँ तक तो ये गया कम्प्लीटली ना, तो इधर पर यहाँ पर एक दरिया था, इस दरिया के किनारे क्या हुआ, उसका घोड़ा जो है ना वो मर गया। इस दरिया के किनारे जो ग्रीन, जो येलो कलर, वो सॉरी स्काई कलर की लाइन दिख रही है, इस दरिया के किनारे उसका घोड़ा मर गया। तो उसने अपने घोड़े के नाम पर उसके घोड़े का नाम था जहलम, तो उसने अपने घोड़े के जहलम के नाम पर इस दरिया का नाम रख दिया, दरियाए जहलम जिसको कहा जाता है, पंजाब से पैदा हुआ था। ठीक है, तो जहलम वॉज एक्चुअली द
हॉर्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो उसी के नाम पर है, जहलम, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ तक पूरा उसने फतह किया। उसके बाद उसकी कंट्री, उसके जो फौज थे वो होम सिक फील करना शुरू कर दी। 16 साल की उम्र में वो निकला, और 16 साल की उम्र में निकला और दुनिया फतह कर ली। जब वो 26 साल का था, 10 साल के अंदर उसने यहाँ से लेकर दुनिया के मशरिक़ से मगरिब तक उसने फतह कर लिया। ये उस वक्त तक जो नोन वर्ल्ड था, दुनिया जितनी जानती थी कि यहाँ तक दुनिया है, चूँकि लोगों को लगता था कि इसके बाद दुनिया है भी नहीं, तो उसने यहीं तक फतह किया। और उसकी फ़ौज ने आगे जाने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते और आगे क्या है, नक्शों में नहीं पता कुछ किया, तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम वापस पलट रहे हैं। तो इस तरह से वो उसकी फ़ौज वापस पलट गई, वरना और आगे भी वो जा सकते थे, इतना दम था उस फ़ौज के अंदर, जो सिकंदर आज़म की फ़ौज थी। आखिरकार वो वापस आए, लेकिन वापस आते आते मीडिया तक आए ना जब वो, तो सिकंदर आज़म की तबीयत जो है ना यहाँ पर ख़राब हो गई जब वो 26 साल के थे। तो उसको बजाय मैसेडोनिया ले जाने के उसको सिकंदर यहाँ ले आया गया, इजिप्ट में लेकर आया गया। इजिप्ट में एक जगह पर क्या हुआ, उसकी मौत हो गई, जहाँ पर वो मारा, उसी पर इजिप्ट के जो शहर का एक नाम आ गया, अलेक्जेंडरिया, इस्कंदरिया उर्दू में कहा जाता है उसको, सिकंदर आज़म के नाम पर। यहाँ पर लिखा हुआ होगा वर्ल्ड मैप में, आपको दिख रहा होगा, अलेक्जेंडरिया सी पोर्ट है इजिप्ट का ये। तो जब वो मरा था तो उसने मरते हुए अपने वज़ीर से कहा था कि जब मुझे लेकर जाया जाए जनाजे में, तो जब मेरा कफ़न लेकर जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ जो है वो जनाजे मतलब कफ़न से बाहर होने चाहिए। लोगों ने बोला भाई क्यों, मतलब उसके वज़ीर ने पूछा क्यों, हाथ क्यों बाहर होने चाहिए। तो सिकंदर आज़म ने कहा कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सिकंदर आज़म ने कहा कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई इंसान, जब कोई इतना बड़ा दुनिया का बादशाह जिसने पूरी दुनिया को फ़तह किया मशरिक़ से मगरिब तक, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट जिसने दी दुनिया को, मशरिक़ से मगरिब तक जिसने फ़तह किया, वो भी जब दुनिया से जाता है तो खाली हाथ जाता है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और कब्र में तो जाहिर सी बात है कुछ भी इंसान लेकर नहीं जाता। तो इस तरह से उसके हाथ बाहर थे जब सिकंदर आज़म का कफ़न लेकर जाया जा रहा था। तो उसी पर एक शायर ने लिखा कि अजल नहीं छोड़ा ना किसरा ना दारा, उसी से सिकंदर सफ़ाते भी हारा। अजल मतलब होती है मौत। अजल नहीं छोड़ा ना किसरा ना दारा, किसरा और दारा दोनों बादशाह हैं। अजल नहीं छोड़ा ना किसरा ना दारा, उसी से सिकंदर सफ़ाते भी हारा। पड़ा रह गया सब यूँ ही ठाट सारा, हर एक ले लेके ना जाने क्या क्या सुधारा। है ना, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। यही तुझको ढूंढे रहूँ सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूँ ही मरने वाला, तुझे उसने ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। तो इसी सिकंदर आज़म के बारे में शायर ने लिखा नात के अंदर, ठीक है, कि वो हाथ से कुछ लेकर नहीं गया, खाली हाथ गया। तो यही बर्ट्रैंड रसल उसके बारे में कहते हैं कितनी बड़ी सल्तनत थी ग्रीस के दौर में, दैट इज़ के 323 BC यहाँ पर ईयर लिख दिया गया है, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 300 साल पहले, लगभग आज से 2300 साल पहले, ठीक है। तो उसकी इतनी बड़ी सल्तनत थी। फ्रॉम दैट टाइम, समझ में आ गई बात। सिकंदर आज़म की थोड़ी सी एक लाइन थी, वो मैंने बताया क्या मतलब उसके। फ्रॉम दैट टाइम अंटिल द फॉल ऑफ रोम, उस वक्त से लेकर रोम के जवाल तक, ये पूरी लाइन सी मैंने पूरी आपकी बुक की डाली हुई इसके अंदर, एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन चल रही है। उस वक्त से लेकर अंटिल द फॉल ऑफ रोम, रोम के एंड तक। लेकिन पिक्चर्स नहीं था ना, इसलिए मैंने प्रोजेक्टर ऑन किया था कि आपको पिक्चर्स में भी दिखाई दे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बड़ा समझ में नहीं आता, मैप वैप नहीं हो तो जहन में ना वो, फिर मैं तो समझ जाऊँ तो बच्चे नहीं समझ रहे होते, क्योंकि मैप जियोग्राफी वगैरह इतनी क्लियर होती नहीं उनकी। फ्रॉम दैट टाइम, उस वक्त से लेकर अंटिल द फॉल ऑफ रोम, रोम के फॉल तक, रोम के जवाल तक। चूँकि ग्रीस के बाद यूरोप में ही एक और सिविलाइजेशन आ गई थी जिसका नाम था रोमन्स। सुना होगा रोमन्स का नाम आपने, रोमियो ने फिर हुकूमत कर ली थी, वो भी वेस्टर्न ही थे, इसलिए पावर वेस्ट में ही रही थी। ग्रीस के बाद रोम आए, एंड दैट इज टू से फॉर सम 7 और 8 सेंचुरीज, तकरीबन 700 से 800 सालों तक दोनों ने मिलकर हुकूमत की, ग्रीक्स और रोमन्स ने। मतलब ग्रीक्स की जगह रोमन्स ने ले ली। 700 से 800 सालों तक द वेस्ट वॉज डोमिनेंट बोथ इन पावर एंड कल्चर, मगरिब को गलबा हासिल था, ताकत में भी और सकाफत में भी, दोनों में मगरिब गलबा हासिल था, डोमिनेंट थी, गालिब थी दुनिया में। तो जिनमें से अब रोमन एम्पायर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, दैट इज़ जूलियस सीजर, सबसे मशहूर, अगर आपने कभी नाम सुना है जूलियस सीजर का, तो जूलियस सीजर वॉज द रोमन एम्पायर, रोमी बादशाह थे ये, और बहुत ज़्यादा इनके दौर में तरक्यात हुई। रोमन एम्पायर जूलियस सीजर के दौर में इन्होंने ही कैलेंडर बनाया, जूलियन कैलेंडर जिसको कहते हैं, जो आज कैलेंडर इस्तेमाल करते हो ना, सोलर कैलेंडर जिसको शमसी कैलेंडर कहते हैं, जूलियन कैलेंडर होता है असल में। और इसी जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई का महीना जो है वो है, जुलाई का महीना आता है ना हर साल, तो जुलाई का महीना इस बंदे के नाम पर है, जूलियस सीजर, ही वॉज अ रोमन एम्पायर, ठीक है। उसी का भाई था ऑगस्टस सीजर, ठीक है। तो सीजर जो था वो बादशाहों का लक़ब होता था, अरबी में उसको कैसर कहा जाता था, कैसर रोम, ठीक है। इंग्लिश में सीजर कहते हैं, जूलियस सीजर या जूलियस कैसर कह सकते हैं अगर अरबी में कहना हो तो। और उनकी जो सबसे बड़ी यादगार जो आज भी मौजूद है, रोमन कोलेज़म, कभी आपने पिक्चर में देखा होगा इस तरह की बिल्डिंग टूटी हुई, रोम के अंदर ये मौजूद है। ये बड़ा एक स्टेडियम टाइप का हुआ करता था इटली के शहर रोम में, और ये रोमियो की यादगार है। इसके अंदर ग्लैडिएटर्स लड़ा करते थे, ग्लैडिएटर्स एक तरह के सुरमा वॉरियर्स हुआ करते थे,
जो तकरीब जो 10 दिन भूखे शेरों के साथ उनको लड़ाया जाता था। मतलब 10 दिन का भूखा एक शेर होता था और उसके साथ ग्लैडिएटर्स लड़ते थे, या तो वो मार देता था शेर ग्लैडिएटर को, या ग्लैडिएटर उनको मार दिया करते थे अक्सर। मतलब ग्लैडिएटर्स सबसे बहादुर सूरमा वॉरियर हुआ करते थे रोमन्स के, जो लड़ा करते थे शेरों से, भूखे शेरों से, इसी स्टेडियम के अंदर। तो वो स्टेडियम आज भी यादगार है, टूटी फूटी है चूँकि जंगों वगैरह की वजह से टूट गई, तो अक्सर टूटा हुआ एरिया उसका, बट बहुत मेन लोकेशन है इटली के, यूरोप, रोम के अंदर, रोम सिटी के अंदर। पसंद में आ गए? अच्छा, तो रोमन एम्पायर भी बहुत बड़ी सल्तनत थी जो रोमियों ने बनाई थी। तो ये जो दुनिया के नक्शे पर ये जो आपको रेड टाइप का पूरा दिख रहा है ना निशान, अफ्रीका का भी अच्छा खासा एरिया आ रहा है, और ये एशिया का भी अच्छा खासा एरिया ये आ गया पूरा, ठीक है, टर्की वगैरह का एरिया आ रहा है, और ये यूरोप पूरा अच्छा, यूरोप तो पूरा ही आ रहा है इंग्लैंड से लेकर। ये पूरा रोमन एम्पायर 117 एडी में, सन 117 ईस्वी है या बीसी नहीं है हमारा कैलेंडर जो चलो उसके लिहाज से, 117 एडी में इतना ज़्यादा फैला हुआ था यूरोप में, रोमन एम्पायर इतनी फैली हुई थी। अब तो रोम एक छोटा सा शहर है सिर्फ यहाँ पर के इटली के अंदर, वरना पूरा ये रोम था, जिसको रोमी सल्तनत आपने कभी बचपन में या कभी बड़े हो कभी सुना होगा रोमन एम्पायर के बारे में। तो काफ़ी बड़ी सल्तनत उन्होंने रोमन्स ने बनाई थी, ठीक है, अच्छा खासा एरिया था उनके पास, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। अच्छा, ये दो तरह के रोमन एम्पायर दो पार्ट में टूटी हुई थी बच्चों। ये हमारे पास ये वाली थी, एक तो ईस्ट की तरफ थी ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी। लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर का जल्द ही कोलैप्स हो गया, खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई अगली स्लाइड देखेंगे। द जर्मन सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग रोमन पावर बट नॉट इन एक्वायरिंग अ सिमिलर पोजीशन फॉर देमसेल्व्स। अब वहीं ना यूरोप के अंदर ही फिर कुछ वहशी कबाइल बारबेरियंस रहा करते थे। बारबेरियंस किसे कहते हैं? बारबेरियंस मतलब वहशी कबाइल जिसको हम कहते हैं, जाहिल कबाइल, जाहिल गंवार कबाइल रहा करते थे। और लेकिन वो बहुत बड़े जंगजू थे वो लोग सारे, वो अलग अलग बहुत सारे कबीले थे मिलकर, फ्रैंक्स थे, सैक्सन्स, एंजल्स, स्कॉट्स, वेंडेल्स, गॉथ्स, ये सब नाम याद नहीं रखने आपको, ये सब अलग अलग जगहों पर ना यूरोप के अंदर वहशी कबाइल रहा करते थे, बारबेरियंस रहा करते थे जो बड़े जंगजू लड़ाकू थे। उन्होंने क्या किया, जर्मन्स ने, जर्मनिक ट्राइब्स थे, जर्मनिक ट्राइब्स कहलाते थे वो, पूरे जर्मनी के पूरे छोटे छोटे कबीले बने हुए थे उनके, वहशी कबीले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोमन पावर को कुचल दिया, रोमन्स पे वो हमलावर हो गए और रोमन्स को उन्होंने हरा दिया। लेकिन बट नॉट इन एक्वायरिंग अ सिमिलर पोजीशंस ऑफ देमसेल्फ, ये बात पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपने लिए वैसे ही एक वो पोजीशन नहीं बना पाए, क्योंकि देखो पावर में तो हरा दिए, चलो आ गया रोमन का इलाका, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो पूरी थी ना, पूरा वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ये पूरा जो नक्शे में ये पूरा जर्मन्स ने जो है ना फतह कर लिया, जर्मनिक ट्राइब्स ने, वहशी कबाइल ने, बारबेरियंस ने। तो इसकी नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ भी चलती है उसके ऊपर बारबेरियंस के नाम से, उसका पूरा नाम ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ का नाम बारबेरियंस है। तो इसी पर है कि किस तरह से रोमन पावर को कुचला था इन्होंने, बारबेरियंस ने। तो बारबेरियंस ने पूरा इस तरह से कुचल दिया और ख़त्म कर दिया पूरे वेस्टर्न रोमन एम्पायर को। लेकिन वो अपने लिए वैसी जगह नहीं बना पाए, चूँकि ये जाहिल थे, ये इग्नोरेंट थे। सिर्फ मिलिट्री वे पर फतूहात नहीं होने चाहिए, आपको सिविलाइजेशन में, साइंस में, आर्ट में भी आपको तरक्की दिलानी पड़ती है, तब आपको कहा जाएगा भाई आप सुपर पावर बने हो। सिर्फ आपने मिलिट्री में आप तरक्की हासिल कर लिया, आपने उसमें गलबा हासिल कर लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ऊपर हो गए। और जर्मनिक ट्राइब्स के आने के बाद हुआ क्या बच्चों के, फिर जहालत फैल गई पूरे यूरोप के अंदर, यूरोप में जहालत आ गई, जिसको हम डार्क एजेस कहते हैं। अभी आगे उसके डिस्कशन में करूँगा डार्क एजेस किसे कहा जाता है यूरोप की तारीख दौर। समझ में आ गई बात? तो हिस्ट्री में आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ, चूँकि एक दुनिया की हिस्ट्री है जो कंप्लीट चली किस तरह से आगे। With the West thus enfeebled, ठीक है, now a proud moment for us in the slide ना, by Bertrand Russell. With the West thus enfeebled, enfeebled मतलब कमज़ोर पड़ जाना, मगरिब के इस तरह से कमज़ोर पड़ जाने के बाद लीडरशिप इन पावर एंड कल्चर पास टू द वेस्ट, आखिरकार मगरिब के बाद फाइनली दोबारा से मशरिक में जो है वो क्या हुआ कि पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। फाइनली मशरिक के बाद दोबारा पावर मगरिब में ट्रांसफ़र हुई, और मगरिब में किसके पास आई, क्योंकि वेरी लार्ज पार्ट्स ऑफ रोमन एम्पायर वाज कंक्वर्ड बाय इस्लाम ड्यूरिंग द ग्रेट डेज ऑफ कैलिफेट। तो क्या अब 500 एडी आ चुका है, 500 एडी, 571 एडी में मक्का मुकर्रमा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो चुकी है, और अब दुनिया में एक नई कौम उभर रही है, इस्लामिक सिविलाइजेशन। ये लेकिन दुनिया में से पहले बहुत कुछ और हो चुका है जो हमने देख लिया हज़ारों सालों तक। अब इस्लामिक, अब हमारी अपनी जो है हिस्ट्री यहाँ पर आ रही है। तो मगरिब के इनफिबल होने के बाद लीडरशिप पावर में और कल्चर में वो पास हो गए मगरिब की तरफ। बहुत बड़े हिस्से रोमन एम्पायर के जो कभी थे उसको इस्लाम ने कंकेयर कर दिया। ग्रेट डेज ऑफ कैलिफेट, खिलाफत के अजीम दिनों में जब खिलाफत राशिदा मौजूद थी, तो रोमन एम्पायर को मुसलमानों ने फतेह कर लिया। हैड एन एम्पायर कंसिडरेबली लार्जर देन दैट ऑफ रोम इन इट्स ग्रेटेस्ट डेज, मुसलमानों के पास एक ऐसी सल्तनत बन चुकी थी, एक ऐसी सल्तनत उन्होंने बनाई जो रोम की अपनी सबसे बड़ी सल्तनत जब थी उससे भी ज़्यादा बड़ी।
मतलब अगर आप देखें ना तो रोमन सिविलाइजेशन यहाँ पर ये रोमन्स की थी सिविलाइजेशन, जो मैं आपको बता रहा था। रोमन मैप है ये, आपको यूरोप में दिख रहा है, यूरोप का कुछ पार्ट, थोड़ा सा अफ्रीका का, थोड़ा सा एशिया का, ठीक है। लेकिन अब अगर आप मुस्लिम सिविलाइजेशन को अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए, दिस इज़ द मुस्लिम सिविलाइजेशन। यूरोप का ये पार्ट, अफ्रीका का काफ़ी बड़ा पार्ट, और एशिया तो अच्छा खासा, ये पूरा मुस्लिम सिविलाइजेशन जिसको मुस्लिम मैप है ये। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बस ये अरब पर तक मुसलमानों की हुक्मरानी हुई थी, इस अरब तक हुई थी। बाद में खिलाफत जब आई थी, जब खिलाफतें आई, खिलाफत सुमरा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा में ये लाइट जो कलर का, ब्राउन कलर का, ये पूरा मुसलमानों के पास है कि इसके साथ ये भी आ गया। एंड देन उमैयद कैलिफेट, जब खिलाफत बनो उमैया, अमीर माविया की जब सल्तनत आती है, तो हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सल्तनत के बाद फिर ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, स्पेन का पार्ट, ये स्पेन यहाँ पर आपको दिख रहा है यूरोप के अंदर, स्पेन का पार्ट, अफ्रीका का अल्जीरिया वाला पार्ट, मोराकिश वाला पार्ट, और ये पाकिस्तान भी आपको दिख रहा है, बलूचिस्तान के कोने तक यहाँ पर सरहदें पहुँची हुई हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन की, हज़रत अमीर माविया के दौर में, ठीक है। बहुत बड़े उन्होंने सल्तनत बनाई थी हज़रत अमीर माविया ने, बनो उमैया ने। इसलिए इस्लाम यहाँ से पहले यहाँ तक फैला, खिलाफत राशिदा फिर और आगे तक फैल गया, ठीक है। तो ये वही चीज़ बता रही कि इतनी बड़ी सल्तनत थी कि रोमन्स की भी नहीं थी इतनी बड़ी सल्तनत अपने अजीम दिनों में, जो मुसलमानों ने बनाई ड्यूरिंग द ग्रेट डेज ऑफ कैलिफेट, खिलाफत के दिनों में, खिलाफत राशिदा के दौर में। और उसके बाद जो खिलाफत बनो उमैया आई, हज़रत अमीर माविया और उनके बेटों ने फिर आगे चलाई, तो वो काफ़ी बड़ी सल्तनत उनकी फिर चली, ठीक है। तो ये इस तरह से बताया जा रहा है कि मुसलमानों का किस तरह से उरूज फिर होना शुरू हुआ आखिरकार, और मशरिक में पावर ट्रांसफर होनी शुरू हुई, और गोल्डन एज ऑफ इस्लाम आया हमारे, जिसका इस्लाम को सुनहरी दौर, जिसको मुस्लिम एरा, मुस्लिम पीरियड, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में लिख रहा था, मुस्लिम पीरियड जो मॉडर्न और ग्रीक के बीच में आ रहा होता है, ठीक है। तो वो पीरियड आखिरकार स्टार्ट हुआ। मिलिट्री के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आपको पता है कि इस्लाम बहुत ज़्यादा आगे गया, और यो हम इसी पर प्राउड फील करते हैं, आंखें बंद करते हैं और यहीं पर घूमते रहते हैं, अर्तुगरुल देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, हम पुरानी दौर में घूमते हैं। आज तो हमारी हैसियत नहीं है ना, वो पुरानी बातें याद करते खुश होते हैं कि इतने बड़े मतलब जो हैं वो राइटर भी इस्लाम की तारीफ़ कर रहे हैं कि इस्लाम के दौर में इतनी बड़ी सल्तनत उन्होंने बनाई थी। और मगरबी और रोमन एम्पायर के हिस्सों को भी मुसलमानों ने शिकंजे में ले लिया था, और ये जो मतलब जिसको हम बैटल ऑफ यरमूक कहते हैं, ठीक है, जैसे कि पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी, यहाँ पर सीरिया का, ये शाम का एक मुल्क है सीरिया। तो सीरिया जो था ना वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पास था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, मगरबी जो है ना ईस्टर्न रोमन एम्पायर, तो ये तो पूरा चलो, ये तो जाहिलों के पास चला गया, ये जर्मनिक ट्राइब्स के पास। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एरिया ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर थे, जब जिंदा थे, तो ये डार्क ब्राउन कलर की बात है, तो ये शाम उस वक्त मुसलमानों के पास नहीं था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम जो था उस वक्त वेस्टर्न रोमन एम्पायर के तसल्लुत में था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो कि वेस्ट में है ना, ये सॉरी वेस्ट बोल रहा हूँ, सॉरी ईस्टर्न रोमन एम्पायर के एंटर में था। तो उस वक्त वहाँ का बादशाह कैसर रोम हुकूमत क्या करता था। कैसर का नाम सुना होगा आपने इस्लामी किताबों में, कैसर रोम। तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अच्छा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे ना, तो कैसर रोम जो यहाँ पर था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का बादशाह जो था सबसे बड़ा, उसके पास ये पूरा एरिया था, ये पूरा एरिया जो इस कलर का है। तो उसके पास क्या था कि वो उसके महल में फानूस लगे हुए थे, वो सारे फानूस गिर गए थे और उसके महल पर दरारें पड़ गई थी नबी की वलादत पर, ठीक है। तो उस पर फिर क्या हुआ कि नबी ने उसको जब पैगाम भेजा बाद में कि आप आओ इस्लाम को और हम इस्लाम कबूल कर लो और ये चीज़ें, तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों मुबारक को चाक कर दिया, उसने फाड़ दिया उसको। तो अल्लाह ने फिर उसको भी सूरह रोम नाजिल किया उस पर कुरान पाक के अंदर, और उसमें कहा गया, बिशारत दी मुसलमानों को कि बेशक रोम मगलूब होगा और रोम को गलबा में मुसलमानों को गलबा हासिल होगा। और आखिर का फाइनली कुरान की बात सच साबित हुई, नबी पाक के दौर में नहीं लेकिन बाद में हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में क्या हुआ, एक जंग यरमूक हुई, सुना होगा जंग यरमूक। जंग यरमूक के अंदर क्या होता है कि सीरिया के अंदर मुसलमानी फ़ौज जाते हैं और खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में, और आखिरकार फाइनली ये पूरा सीरिया का इलाका और पूरा वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ये पूरा ईस्टर्न रोमन एम्पायर मुसलमानों के हाथ में आ जाता है हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में। तो ये एक बड़ी फतेह थी। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर, ये तो पूरी बात नहीं बता सकते जो कि इनको तो इस्लामी कितनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, वो हम जानते हैं कि वेरी लार्ज पार्ट्स ऑफ रोमन एम्पायर वॉज कंक्वर्ड बाय इस्लाम। रोमन एम्पायर के बड़े बड़े हिस्सों को इस्लाम ने कंक्वेयर कर लिया, फतेह कर लिया, और आखिर के मुसलमानों के हाथ में जंग यरमूक डिसिसिव बैटल था, जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों के हाथ में वो चीज़ आई, जंग यरमूक के दौर में आई, ठीक है। The Chinese Empire during the early days of the Chang dynasty was equally glorious and extensive. अच्छा, मुसलमान जब थे ना, मुसलमानों के उरूज के साथ एक और भी कौम उरूज पा रही थी उस वक्त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस एक याद आती है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े, है ना। तो ये हदीस इस बात को समझाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी चीन इल्म हुनर का मरकज़ था। इसलिए नबी ने चीन के बारे में कहा, नहीं कहा नबी ने अमेरिका जाना पड़ा, यूरोप जाना पड़ा, उन्होंने कहा चीन क्यों ना जाना पड़े, इल्म हासिल करो। चीन इसलिए तो कहा, चीन उस वक्त मुसलमानों के साथ साथ मतलब फ्लोरिश हो रहा था, फल फूल रहा था। तो चाइनीज़ एम्पायर
टैंग डायनेस्टी एक डायनेस्टी थी उस दौर में, एक ख़ानदान था जो बादशाहों को हुकूमत किया करता था। टैंग डायनेस्टी के इब्तदाई दिनों में जो गोल्डन एज ऑफ चाइना कहलाता था, टैंग डायनेस्टी के दौर में गोल्डन एज ऑफ चाइना था, तो उस वक्त वो एम्पायर भी बड़ी ग्लोरियस, बड़ी शानदार और बड़ी कुशादा थी, बहुत बड़े हिस्से पे उनकी हुकूमत थी। मतलब ईस्टर्न सुप्रीमेसी में दो कौमों ने बड़ा काम किया, मोहम्मडन्स ने, मुसलमानों ने, और साथ में चाइनीज़ ने। उन्होंने ईस्ट को उभार दिया और वेस्ट को बिल्कुल पीछे कहाँ छोड़ा कि उसका नामो निशान नहीं मिला। द सुप्रीमेसी ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट मिलिट्री बट साइंस, फिलोसफी, पोइट्री एंड द आर्ट्स also flourished in China and the Mohammedan world at a time when Europe was sunk in barbarism। अच्छा, मशरिक की ये बरतरी सिर्फ मिलिट्री तौर पे नहीं थी कि फ़ौज बहुत ताकतवर थी, नहीं, लेकिन साथ में चाइनीज़ और मुसलमानों में साइंस में आगे थे, फ़लसफ़े में आगे थे, शायरी में आगे थे, फ़न में आगे थे, कैलीग्राफी, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ें मुसलमान आपको पता है बहुत आगे थे। और ये चीज़ें चाइना में फ्लोरिश हुई, फली फूली। एंड द मोहम्मडन वर्ल्ड, किताब में मोहम्मदन वर्ल्ड लिखा हुआ है, मोहम्मदन मतलब मुसलमान, मोहम्मदन वर्ल्ड में, मोहम्मदी दुनिया के अंदर ये चीज़ें फली फूली उस वक्त व्हेन यूरोप वाज संक इन बारबेरिज्म, जब यूरोप बारबेरिज्म में मतलब जाहिलियत में डूबा हुआ था, वहशियत, बर्बरियत में डूबा हुआ था। ये वो दौर था जब मुसलमान मतलब दे वर प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जब वो यूरोप कुछ नहीं था, आज हम यूरोप को देखते हैं ना, वो देखते हैं, वो बड़ा फ़ख्र करते हैं, लेकिन वो यूरोप कभी जाहिलियत में डूबा हुआ था जब मुसलमान बहुत ऊपर थे, जब ईस्ट की सुप्रीमेसी मौजूद थी। ठीक है, तो मुसलमान साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में आगे थे। ठीक है, यूरोपियंस कॉल दिस पीरियड द डार्क एजेस। यूरोपियंस इस एज को डार्क एजेस कहते हैं, हम नहीं कहते, यूरोपियन खुद कहते हैं अपनी हिस्ट्री की किताबों में कि दीज वर द डार्क एजेस ऑफ अस। ये हमारा तारीख दौर था, ये हमारा यूरोप का तारीख दौर था, जब यूरोप में हर तरफ तारीकी फैली थी, जब बगदाद की गलियाँ दियों से रोशन हुआ करती थी और लाइट से रोशन हुआ करती थी, चिरागों से, और बगदाद पूरा चमका करता था। उस वक्त यूरोप में अंधेरा फैला हुआ था, हर तरफ कोई लाइट और कुछ नहीं थी, जहालत, बर्बरियत थी, लोग एक दूसरे को मारते थे, डॉग्स को काट के खाते थे, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी इनके यहाँ। लूट खसूट, मार पीट, ये सब चलती थी। वबाएँ ऐसी ऐसी फैलती थी कि आधी आधी आबादी मर जाती थी, प्लेग की और इसकी उसकी, ब्लैक डेथ। ठीक है, तो वो चीज़ें उसमें फैला करती थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हाल था वो जो यूरोप था। तो यूरोपियंस इसको डार्क एजेस कहते हैं। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी जनरली एज ये था, मतलब इस्लाम भी 571 के बाद ही शुरू हुआ। तो 500 से 1000 के बीच का ये दौर ना, ये डार्क एजेस था, सब जहालत थी यूरोप के अंदर। बात समझ आ गई? बट इट वॉज ओनली इन क्रिश्चियन यूरोप विच वॉज डार्क। फॉर स्पेन विच वॉज मोहम्मदन हैड अ ब्रिलियंट कल्चर। लेकिन ये सिर्फ क्रिश्चियन, अच्छा यूरोप के भी दो पार्ट थे, क्रिश्चियन यूरोप और मोहम्मदन यूरोप। ये यूरोप यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये यूरोप में क्रिश्चियन यूरोप है, ये ग्रीन वाला, तो ये डार्क था। लेकिन मोहम्मदन यूरोप भी था। मोहम्मदन यूरोप कौन सा? स्पेन। स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत रही, आप जानते हैं। अंदलूसिया कहा जाता था उस वक्त, अंदलूसिया या अंदलूस कहा जाता था। अल्लामा इकबाल ने लिखा है इस पर, ए गुलिस्तान अंदलूस, याद है वो दिन तुझको था जब तेरी डालियों पर आशियाँ हमारा, चीन और अब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहाँ हमारा। तो अंदलूसिया जो था, स्पेन अब कहते हैं, पहले उसको अंदलूसिया कहा जाता था, मुसलमानों के अंडर में था। और तारिक बिन ज़ियाद ने उसको फतेह किया था, कश्तियाँ जला दी थी जो उन्होंने। वो अल्जीरिया से यहाँ पर आए थे और इस समंदर पे, मेडिटेरेनियन सी में जो भी कश्तियाँ उनकी थीं, वो कश्तियाँ जलाकर रॉड्रिक बादशाह को शिकस्त देकर स्पेन पर मुसलमानों की आमद हो गई थी। और अच्छा खासा 400 सालों तक मुसलमानों में स्पेन पर हुकूमत की। बाद में मुसलमानों के हाथ से ये निकल गया और स्पेन में मुसलमान बड़ी शानदार शानदार चीज़ें बनी, आज भी हैं। ये तस्वीर यहाँ पर आपको दिख ली है, द ग्रैंड मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा। द ग्रैंड मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा या जामा मस्जिद कुर्तुबा इसको कहा जाता है, कुर्तुबा की मस्जिद। कुर्तुबा का काजी शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पता, लेकिन कुर्तुबा एक कॉर्डोबा अब कहा जाता है, बट ये कुर्तुबा का है असल में, जिसकी जो बहुत खूबसूरत एक मस्जिद है। जबकि ये इसको चर्च बना दिया गया, अब यहाँ नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती, नमाज़ पढ़ना मना है। यहाँ पर बैंड है, ताला लगा हुआ इस मस्जिद के अंदर, कोई भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता इसके अंदर। लेकिन अल्लामा इकबाल जब यहाँ पर गए थे तो उन्होंने गार्ड से बचकर सतून के पीछे किसी 2 दरिकत नमाज़ पढ़ी थी। फिर वहाँ पर उन्होंने उसके बारे में लिखा था, मतलब आहोजारी की थी और रोए थे अपनी तकदीर पर, कितनी बड़ी बड़ी सल्तनत मुसलमानों के हाथ से चली गई। आज स्पेन क्रिश्चियंस का है, स्पेन मुसलमानों का नहीं है, सभी जानते हैं। स्पेन जहन में आता है तो अंग्रेज़ जहन में आते हैं, लेकिन स्पेन का भी मुसलमानों का था। अंदलूसिया, जहाँ कुर्तुबा, गरनाता और इस तरह के शहर हमारे मौजूद थे। ठीक है, इब्न रुश्द जैसे बड़े फ़िलासफ़र जहाँ पर पैदा हुए। ठीक है, इमाम कुर्तुबी जैसे बड़े मुफस्सिरीन यहाँ पर पैदा हुए कुर्तुबा के अंदर। कुर्तुबा का काजी की स्टोरी भी, ड्रामा भी होता था उर्दू में, बुक चेंज हो गई आपकी, वरना था पुरानी बुक के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह से जहालत सिर्फ क्रिश्चियन यूरोप में थी। लेकिन यूरोप में ही एक और मुल्क था जिसको कह रहे हैं स्पेन, वो ब्रिलियंट कल्चर था उसका, शानदार सकाफत थी, चूँकि वहाँ मुसलमान थे। तो यूरोप में मुसलमान स्पेन में आए थे बनो उमैया के दौर में। वो तारिक बिन ज़ियाद फ़ातेह स्पेन, उन्होंने फिर वो वहाँ पर कश्तियाँ जला दी थी और शिकस्त दी थी कि वापस पलटने का रास्ता नहीं है, तो मर जाओ या तो मार दो, तो में से एक काम करो।
तो दुआ भी मांगी थी अल्लाह से, जिसको अल्लामा इकबाल ने लिखा था, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, तो नहीं उनकी हैबत से दरिया समट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन ना माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये नज़म आपने कभी पढ़ी होगी उसको। तो ये अल्लामा तारिक मिर्ज़ा ज़ियाद की दुआ थी जो उन्होंने की थी, ठीक है, यहाँ पर। तो आखिरकार मतलब मुसलमान बहुत ज़्यादा आगे गए, फ्रंट में गए। द वेस्टर्न वर्ल्ड हाउ एवर क्लाइम्ड आउट ऑफ द एबिस ऑफ बारबेरिज्म, लेकिन मगरबी दुनिया आखिरकार फाइनली आहिस्ता आहिस्ता करके किसी तरह से एबिस मतलब गार, जाहिलियत के गार से किसी तरह से वो बाहर निकल गई। किसी तरह से वो जाहिलियत का गार जो था ना उससे बाहर निकली फाइनली। आपको पता है वो हमेशा टारगेट नहीं रहा उनका। कोलंबस एंड वास्को डे गामा वर द पायनियर्स ऑफ द न्यू वेस्टर्न इंपेरियलिज्म। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा वो पायनियर्स थे, पायनियर्स आगे बढ़ाने वाले थे नई मगरबी साम्राज्य को। इंपेरियलिज्म साम्राज्य को कहा जाता है, ग्रेट एम्पायर, एक अजीम नई मगरबी साम्राज्य को आगे बढ़ाने वाले थे। और साइंटिफिक टेक्निक वॉट इट्स मेन वेपन, और साइंस के ज़रिए आखिरकार यूरोपियंस को उरूज मिलना शुरू हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस अगर आपने कभी देखा है मतलब सुना है इनके बारे में, ही वॉज द वन हु एक्चुअली डिस्कवर्ड अमेरिका डिस्कवर किया था ना क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और वो वैसे तो यूरोप में थे, वो यूरोप से वो कश्ती लेकर 3 कश्ती लेकर निकले थे और वो वेस्ट इंडीज़ के साहिल से होकर वापस गए थे। ये उनका रूट था, क्योंकि दुनिया को पता नहीं था कि ये भी कोई कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। पहले दुनिया यहीं पे ख़त्म हो जाती थी, यहीं पर दुनिया ख़त्म हो जाती थी। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो यहाँ से अगर 3 कश्ती लेकर निकले थे और वो यहाँ पर आए थे और देखा कि ये तो नई दुनिया में हम पहुँच गए। फिर जाकर यूरोपियंस को बताया था कि मैंने नई दुनिया खोज निकाली है, अ न्यू वर्ल्ड दैट इज़ अमेरिका। तो अमेरिका जब डिस्कवर हुआ तो आखिरकार यूरोपियंस थोड़ा तेज़ी से वहाँ से जाना शुरू हो गए यहाँ पर। और यहाँ गोल्ड था। 3G के लिए कहा जाता है कि यूरोपियंस ने हमला किया अमेरिका पे। अमेरिका में पहले काले रहा करते थे, आप सब जानते हैं, रेड इंडियंस इनको कहा जाता था। उन सबको मार के भगाया और यूरोपियंस ने उस पर पूरा कब्जा कर लिया। आज भी आपको पता है गोरे ही ज़्यादातर अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। वो 3G के लिए आए थे। 3G कॉन्सेप्ट, 3G मतलब गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। जी मतलब 3G कॉन्सेप्ट था, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। सोने के लिए, इज्जत के लिए, गोल्ड के लिए, ग्लोरी इज्जत के लिए, और गॉड खुदा के लिए, क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। उन्होंने 3 काम किए यहाँ कर। सोना सारा चुराया यहाँ से, दूसरी चीज़ के क्रिश्चियनिटी फैला दी यहाँ पर, ग्लोरी, और जो वेस्टर्न पावर को ग्लोरी मिलनी शुरू हो गई। और जब यही एक टर्निंग पॉइंट था जब डार्क एजेस से निकले, जब अमेरिका डिस्कवर किया इसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और सारे यूरोपियंस यहाँ आने शुरू हो गए। तो उसके बाद आपको पता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की होनी शुरू हुई जब अमेरिका में ट्रांसफ़र हो गए सारे आकर। और साथ में वास्को डी गामा, वास्को डी गामा का नाम भी आपने कभी सुना होगा शायद। ये वॉज ऑल्सो आर ट्रैवलर, वॉयेजर थे, सेलर थे, और उन्होंने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया था। वरना ये पुर्तगाल में पैदा हुए थे, पुर्तगाली थे, पोर्टुगीज़ थे। तो पहले क्या करते थे कि पहले ज़मीनी रास्ते से जाया करते थे इंडिया। इन्होंने क्या किया था कि यहाँ साउथ अफ्रीका से एक समुद्री रास्ता, सी रूट, ये रूट देख रहे हैं रेड कलर से, ये रास्ता गोवा तक जा रहे हैं, इंडिया तक जा रहे हैं। तो उन्होंने पहली बार क्या किया था, इंडिया तक का रास्ता डिस्कवर किया था। किसके थ्रू? समंदर के थ्रू। और फिर बाद में जाकर उन्होंने यूरोपियंस को बताया था मैंने समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला है। फिर इसी रास्ते से ब्रिटिश आए थे इंडिया और वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। और फाइनली 1857 की जंग आज़ादी में मुगल एम्पायर को हराकर पूरा हिंदुस्तान अपने कब्जे में ले लिया था, और फिर पावरफुल भी हो गए थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब इन 2 लोग थे जिनकी वजह से सुप्रीमेसी मिली यूरोप को। एक क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका डिस्कवर किया, और वास्को डी गामा जिसने इंडिया तक का सी रूट, बहरी रास्ता डिस्कवर किया। वरना किसी को पता नहीं था कि समंदर के रास्ते से भी यूरोप से इंडिया पहुंचा जा सकता है। वरना लोग पहले ज़मीनी रास्ते से जाते थे, काफ़ी लंबा टाइम लगता था। समझ गए? तो ये वास्को डी गामा की मेन कंट्रीब्यूशन थी तो जो उन्होंने किया। ठीक है, इनके बाद क्या हुआ कि आखिरकार उनको जो है वो सुप्रीमेसी मिलनी शुरू हो गई। द ईस्ट विच हैड लेड द वर्ल्ड इन साइंस बिफोर द राइज ऑफ ग्रीस and after the fall of Rome was completely outdistanced by the West from the beginning of the 16th century onward. मशरिक मुसलमान और चाइनीज़ जिन्होंने दुनिया को लेकर चले, दुनिया की रहबरी की दो दौर में, बिफोर द राइज ऑफ ग्रीस, यूनान के उरूज से पहले, एंड आफ्टर द फॉल ऑफ रोम। तो मैंने दो बार ईस्ट का नाम लिया ना, एक बार बिल्कुल स्टार्ट में और एक बार जब मोहम्मदन वर्ल्ड आया। ये वो ईस्ट वॉज कम्प्लीटली आउट डिस्टेंस्ड, बिल्कुल हरा दिया गया उनको। किससे? बाय द वेस्ट, मगरिब ने उनको बिल्कुल हरा दिया। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी, सन 1500 की जब शुरुआत हुई, 1500 जैसे ही शुरू हुआ सन, तो उसके बाद से तो आगे जाकर हराते ही गए, आउट डिस्टेंस करते गए मुसलमानों को। और चाइनीज़ को कौन लोग? ये सारे वेस्टर्न पीपल, जिसमें से गैलीली आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। गैलीलियो ने टेलीस्कोप ईजाद किया, जुपिटर और उसके मून्स के बारे में बताया, गैलीलियन टेलीस्कोप। आइजैक न्यूटन आए जिन्होंने मैकेनिक्स दी और पूरी क्लासिकल फिजिक्स साइंस को पूरा बदल कर रख दिया न्यूटन ने। लवॉइजर आए जिन्होंने केमिस्ट्री को पूरी तरह से एक नई एक डायमेंशन दी, लवॉइजर ने।
ठीक है। तो ये इस तरह से सारे साइंटिस्ट इस वक्त है ना, सन 1500 के बाद 1600 1700 इसी दौर के साइंटिस्ट सारे। तो फिर किस तरह से तेज़ी से उरूज पाना शुरू किया, फिर यूरोप आप जानते हैं, फिर पीछे मुड़ के देखे नहीं, यूरोप ने आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। इन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर, और साथ में जो वॉयेजर्स थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, उनकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। ये सब आप जानते, कोई नई बात नहीं कर रहा मैं आपके सामने, मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। वंस अगेन फाइनली एट द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ रोम, जैसे कि रोम के जवाल के वक्त हुआ था, wars between Germans and other Occidentals so enfeebled Europe that it was no longer able to hold India in subjection। ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है, जो मैंने बनी, इसके बाद एक बस एक लास्ट स्लाइड है। आखिरकार एक बार और, जैसे कि फॉल ऑफ रोम के दौर में हुआ था, जब रोम का जवाल हुआ था ना जर्मन्स की तरफ से बहुत पहले, बिल्कुल उसी तरह से जर्मन से दोबारा लड़ाई की अदर ऑक्सीडेंटल्स। ऑक्सीडेंटल कैसे कहते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज़ को, मगरबी ममालिक जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं उनको ऑक्सीडेंटल्स कहा जा रहा है। जर्मन से दोबारा लड़ाई की यूरोपियन से, लेकिन उस वक्त जर्मन वैसे ही नहीं थे, उस वक्त वो फिर बड़े कौम बन चुके थे। और उस लड़ाइयों में, उसमें बात करो या मैं क्या, ये बटन नस्ल बात करें वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की, सुना होगा, जंग-ए-अज़ीम अव्वल, जंग-ए-अज़ीम दोयम, 1914 से 1918, 1939 से 1945, वर्ल्ड वॉर 2। इस जंगों में क्या हुआ, यूरोप फिर कमज़ोर पड़ गया, इतना कमज़ोर पड़ गया कि इट वॉज नो लॉन्गर एबल टू होल्ड इंडिया इन सब्जेक्शन, होल्ड एशिया इन सब्जेक्शन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो आप जानते हैं एडोल्फ हिटलर मौजूद थे, जिन्होंने हिटलर, ही वॉज ए हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जर्मन प्रेसिडेंट, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यहूदियों को मारा भी इसमें। तो इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया ना यूरोप बच्चों के, अब वो पूरे एशिया को अपने सब्जेक्शन में, तसल्लुत में रख ही नहीं सकता था। इसी वजह से 1945 के फ़ौरन बाद 2 साल के बाद जब जंग-ए-अज़ीम दोयम ख़त्म हुई, पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इसलिए नहीं आज़ाद हुआ कि हमने उसको आज़ाद करवा दिया, आज़ाद इस वजह से हुआ कि इस वॉर के बाद, अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें, इन जंगों के बाद अब इंग्लैंड के अंदर इतनी सख्त ही मौजूद नहीं थी अपनी जंग लड़ने के बाद कि वो अपनी फ़ौजों को हिंदुस्तान में और इधर उधर बिखेर कर रखें। तो इसलिए उन्होंने आज़ाद करना ही में आपके समझे और वापस चले गए, अपनी मर्ज़ी से छोड़ कर चले गए, ठीक है। चूँकि वो इन जंगों में बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए, तो लाखों लोगों की जान गई थी। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की हिस्ट्री अगर कभी बताऊंगा, वैसे मैंने हिस्ट्री अलग से प्लेलिस्ट में डाली भी है, वर्ल्ड वॉर 1 2 की 1.5 घंटे की, वो अलग है, वो अगर कभी मुझे टाइम मिला तो बताऊंगा, वरना वहीं से देख लेना। तो इंडिया को, मतलब वो एशिया को सब्जेक्शन में नहीं रख पाएगा, मतलब वीक होना शुरू हो गया। जैसे जर्मन से पहली बार जब लड़ाई की थी तो वीक हुआ था, अब दोबारा से वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी जर्मन से इन्वॉल्व थे, उन्होंने वीक कर दिया कि इसको यूरोप को बहुत ज़्यादा, और यूरोप की पावर ख़त्म होगी। जी बच्चे बोले। मस्टर्ड गैस डाइक्लोरोडाइथाइल, सॉरी यस, डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड नहीं, बीटा डाइस डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड, उसकी वजह से लगाया हुआ है। मस्टर्ड गैस है ना, तो उसको सूंघ लेंगे तो स्किन वगैरह पे इफेक्ट पड़ेगा इनके। तो केमिकल वीपन्स बताया था ना आपको, इस्तेमाल किए गए टॉक्सिक गैसेस, फॉस्जीन गैस वगैरह बहुत सारे। तो तस्वीरें तो बहुत इसकी आपको दिखेंगी, तो मैंने ऐसे जस्ट थोड़ा सा दिखाया कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 डिटेल स्टडी जब कराऊंगा तो वो तो बहुत चीज़ें इसके अंदर समझने वाली वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर। अभी मैं जस्ट सिंपल बता रहा हूँ कि इसकी वजह से यूरोप को वीकनेस हो गई वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद। अब लास्ट स्लाइड, इट इज नाउ यूरोप हुज फ्रीडम इज थ्रेटन्ड बाय द अलायंस ऑफ मॉस्को विद पैकिंग। अब यूरोप को खतरा हो गया भाई ईस्टर्न पावर्स की वजह से, 2 ईस्टर्न पावर की वजह से। फर्स्ट इज रशिया, द सेकंड इज चाइना। 1950s में ऐसा हो चुका था, चूँकि मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया, रूस का कैपिटल है मॉस्को, नाम अगर आपने सुना है। एंड उस वक्त मॉस्को के जो लीडर थे, उस वक्त मॉस्को में कम्युनिज्म थी। कम्युनिज्म का नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करूंगा नेक्स्ट वीक, कम्युनिज्म क्या चीज़ है। कि मॉस्को में उस वक्त जो लीडर थे जोसेफ स्टालिन कहते हैं, स्टालिन रशियन में कहते हैं मैन ऑफ स्टील। जोसेफ स्टालिन वॉज द रशियन लीडर जो कम्युनिस्ट थे। कम्युनिज्म का निशान ये होती है कि एक कुल्हाड़ी, मतलब एक हथौड़ी होती है और एक भाला होता है, सिकल होती है। तो ये कम्युनिज्म अगर आपने कभी सुना है कम्युनिज्म के बारे में तो शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे, सोशलिज्म वगैरह, वरना नहीं भी तो आगे पढ़ लेंगे उसके बारे में। तो जोसेफ स्टालिन मॉस्को के जो लीडर थे, उन्होंने हाथ मिला लिया। अच्छा, इनके पास सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर, चूँकि यूएसएसआर बन चुका था, रशिया जो था वो यूएसएसआर बन चुका था, सोवियत यूनियन, द ग्रेट रेड जाइंट, मतलब बहुत मशहूर मुल्क था, बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल था, अमेरिका को भी टक्कर देता था। कोल्ड वॉर एरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस दौर में क्या था कि जोसेफ स्टालिन जो था वो बहुत पावरफुल था। वर्ल्ड वॉर 2 में फतेह भी हुई थी रशिया को, ठीक है, और जर्मनी हारी थी वर्ल्ड वॉर 2 में। तो ये बहुत पावरफुल शख्स था और वो चाहता था कि अपनी एम्पायर बड़ा से बड़ा करे। तो वो बहुत सारे कंट्री को उसने ना रशिया के अंदर जम कर लिया था। जैसे ज़्यादातर सेंट्रल एशियन कंट्री सारे उसके अंदर आ गए थे, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, सुना होगा ना कभी, ये सब रशिया का पार्ट था। जब रशिया टूटा तो सारे 14 कंट्री अलग अलग टूट के अलग भी कर गए। तो इस बंदे ने उन सबको जोड़ दिया था, सोवियत यूनियन बनाया था। और उसने चाइना से भी कहा था तुम भी आज कम्युनिस्ट नेशन बन जाओ। उसने एक दावत दी थी अलायंस की,
अलायंस मतलब दोस्ती मॉस्को की पेकिंग के साथ। पेकिंग किसे कहते हैं? पेकिंग इज द ओल्ड नेम ऑफ बेजिंग। बेजिंग न्यू नेम है, ओल्ड नेम पेकिंग है। चाइना का कैपिटल सिटी है, सुना होगा आपने बेजिंग का नाम। तो बेजिंग को पहले पेकिंग कहा जाता था ओल्ड नेम में। 1950 में ऐसा हुआ कि स्टालिन ने चाइना को दावत दी। चाइना में उस वक्त कम्युनिस्ट लीडर मौजूद थे, माओ ज़ेतुंग। अगर हमने माओ ज़ेतुंग का नाम सुना है, चेयरमैन माओ, माओ का नाम नहीं सुना? माओ वॉज द ग्रेट कम्युनिस्ट लीडर जिसने चाइना को आज इस डेवलपमेंट पे पहुंचाया है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद। तो ये माओ है, चेयरमैन माओ, माओ ज़ेतुंग। रेड कलर जो है ना वो कम्युनिज्म की निशानी, इसलिए चाइना के झंडे का रंग लाल है। रशिया के झंडे का रंग भी लाल ही होता है, ठीक है। तो रेड निशानी ज़्यादातर कम्युनिज्म की होती है। तो जोसेफ स्टालिन ने माओ ज़ेतुंग से कहा कि हमारे साथ हाथ मिला लो और सोवियत यूनियन में शामिल हो जाओ। ये अलायंस बहुत ख़तरनाक थी यूरोप की फ्रीडम के लिए, क्योंकि दोनों बड़े जाइंट्स थे। चाइना भी जाइंट थे इस दौर में, माओ ज़ेतुंग के दौर में, और स्टालिन तो था ही रशियन लीडर, ठीक है। तो अब यही कह रहे हैं कि बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि अब क्या है, अब यूरोप की, अच्छा 1952 में कह रहे हैं ये अलायंस, लेकिन हो नहीं पाई थी। तो आगे डिस्कस करूँगा क्यों। 1950 में उन्होंने दावत तो दी थी अलायंस की, लेकिन वो कबूल नहीं हुई। 1952 में ये बात बर्ट्रैंड रसल कह रहे हैं कि ये अलायंस अगर हो जाती है तो यूरोप की आज़ादी को खतरा पड़ जाएगा अगर इन दोनों ने मिलकर अगर यूरोप पे हमला कर दिया तो, चाइना और रशिया ने, ठीक है। तो इस तरह से पावर मतलब कह रहे हैं कि वेस्ट दोबारा ईस्ट में ट्रांसफ़र हुई या हो रही है, या मुझे दिख रहा है कि हो जाएगी अगर ये हाथ मिला लेते हैं आपस में, फिर ईस्ट बुलंद होनी शुरू हो जाएगी। तो पावर शुरू में ईस्ट में थी, बिल्कुल ईस्ट से वेस्ट में गई, फिर वेस्ट से फिर ईस्ट में आई, फिर ईस्ट से वेस्ट में गई, अब ईस्ट से दोबारा ईस्ट में आ रही है। ये 2000 साल की हिस्ट्री समझ में आ गई आपको? तो दैट इज़, तो ये थोड़ा रफ होता है, बट हिस्ट्री जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए मज़ेदार चीज़ है। हमारे बच्चों को इंटरेस्ट में ना इंटरेस्ट नहीं होता हिस्ट्री के अंदर, पता ही नहीं होता कुछ भी, किसी को भी नहीं पता होता मैं क्या होता, मैं बस अकेला बेवकूफ़ बोलता रहता हूँ मोहल्लों में, मतलब पता ही नहीं है ना चीज़ों के बारे में। पता होना चाहिए, इसी को इल्म कहते हैं कि दुनिया में चला क्या रहा, पहले क्या चला, तभी आप उसको आज के पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में रख के चेक कर सकते हैं आज हम किस दोराहे पर हैं। हमें पिछली बातें नहीं पता, हम आज कैसे कह सकते हैं कौन कंट्री आगे क्यों है। तो हमको उरूज और ज़वाल क्यों होता है हमें इसमें समझ में आता है, हाउ द कंट्रीज डिक्लाइन, हाउ दे फॉल, हाउ दे राइज, ठीक है। तो बस ये एक लेक्चर था, एक पैराग्राफ मैंने इसमें आपको पढ़ाया है, शायद सेकंड पेज के कुछ बस आखिरी अलायंस ऑफ मॉस्को विद पेकिंग तक गया होगा।